हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मिस्टीरियस, क्राइम और हॉरर जैसी कहानियों के इस प्लेटफ़ॉर्म में आप सभी का स्वागत है। वेलकम बैक टू मिस्टीरियस क्राइम पॉडकास्ट। आज की जो कहानी होने वाली है, वो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है और ये काफ़ी अजीबो-गरीब है। और अजीबो-गरीब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके जो सार हैं, उसे आप जानेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाक़ई में ये एक अजीबो-गरीब केस है। आप समझिए कि एक छोटा-सा आइलैंड है। उस आइलैंड में सिर्फ़ 32 पुरुष जिनकी उम्र 16 से 20 वर्ष होती है। वहीं दूसरी ओर एक खूबसूरत महिला जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष होती है। अब यहाँ रह रही महिला और 32 पुरुषों के बीच में से ही 11 पुरुषों की हत्या हो जाती है। आखिर ये हत्या किसने की और हत्यारा कौन था? साथ ही साथ ये लोग वहाँ कैसे पहुँचे? उस आइलैंड में ये लोग क्या कर रहे थे? और ये लोग पूरे 7 साल उस छोटे से आइलैंड में अपना जीवन बिता चुके होते हैं। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कहानी कितनी अजीबो-गरीब होने वाली है। तो चलिए देर ना करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। द अनातहन क्वीन के नाम से प्रचलित यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। पैसिफिक ओशियन में एक मेरियाना आइलैंड है और इसी मेरियाना आइलैंड के उत्तरी भाग का एक छोटा हिस्सा अनाताहन आइलैंड के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि इस पर कभी स्पेन का कब्जा था और स्पेन ने इसे जर्मनी को बेच दिया और बाद में जर्मनी ने जापान को। जापान में आबादी के अनुपात में वहाँ की ज़मीनें, वहाँ की जो लैंड है, वो बहुत ही कम है। इस वजह से जापान में खेती-बाड़ी थोड़ी मुश्किल होती है। इसलिए जापान की सरकार ने 1939 यानी कि 1939 में एक पॉलिसी बनाई और उस पॉलिसी के तहत यह कहा कि जितने भी जापान के कब्जे वाले आइलैंड हैं, उन आइलैंड्स में जा कर के जापानी लोग खेती-बाड़ी करें, ताकि जो कुछ भी वहाँ से फल और अन्य चीज़ें उगाई जाएगी, वो जापान के लोग इस्तेमाल करेंगे। और इसी के तहत वहाँ पर जाने के लिए उसने बहुत सारी कंपनियों को चूज़ किया, जो उन अलग-अलग आइलैंड्स में जाकर के खेती-बाड़ी करे। नन्यांग जिंगफा नाम की कंपनी को अनाताहन आइलैंड में जाकर के काम करना था। वहाँ पर पहले से रह रहे चमारो नाम के मूल निवासियों का सहयोग लेना था और वहाँ पर बनाना और कोकोनट की खेती शुरू करनी थी। उसी नन्यांग जिंगफा कंपनी में एक स्मार्ट और हैंडसम नौजवान काम करता था, जिसका नाम था सोइची हिगा। और उसी समानांतर में एक लड़की थी, काजुको। वो बेहद खूबसूरत थी और उसके पीछे बहुत सारे लड़के पड़े हुए थे। लेकिन काजुको जो है, वो सोइची हिगा से शादी कर लेती है और उसी वर्ष यानी 1939 में ही उसकी कंपनी के द्वारा उनको अनाताहन आइलैंड ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उनके साथ में उनका एक बॉस मसामी हिनोशिबे भी साथ में चला जाता है। अब ये तीनों लोग वहाँ पर पहुँचने के बाद में जो चमारो मूल निवासी थे, उनके साथ मिल कर के वृक्षारोपण वाला कार्यक्रम शुरू करते हैं, ताकि केले और जो कोकोनट के पेड़ हैं, वो लगाए जा सके। अब इधर जब इनका काम चल रहा था कि उसी बीच में सेकंड वर्ल्ड वार शुरू हो जाता है। अब जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वार शुरू होता है, इधर बंदूकें, उधर गोले इत्यादि चल रहे हैं, गिराए जा रहे हैं, आइलैंड्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो इसी दौरान में जो चमारो मूल निवासी है, वे लोग अपनी जान बचाने के लिए अनाताहन आइलैंड को छोड़ कर के दूसरे-दूसरे जगहों पर चले जाते हैं। इस प्रकार से उस अनाताहन आइलैंड में सिर्फ 3 लोग रह जाते हैं, यानी सोइची हिगा, काजुको हिगा और उनका बॉस मसामी हिनोशिबे। इधर सेकंड वर्ल्ड वार जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। जो सैनिक गतिविधियाँ हैं, वो भी तेज़ हो गई थी। गोलीबारी, बमबारी, गोलियाँ चलना, ये बहुत तेज़ी से हो रहा था। ऐसे में इधर सोची को याद आता है कि उसकी बहन सैपोन में रहती है, जो एक अलग आइलैंड है। वो वहाँ पर जाकर के अपनी बहन से मिलना चाह रहा था। इसलिए वो अपने बॉस मसामी से आकर के कहता है कि वो दूसरे आइलैंड जा रहा है,
ताकि वो अपनी बहन का हालचाल पूछ सके। और वो फिर वहाँ अपनी वाइफ़ काजुको को छोड़ कर के चला जाता है। इस प्रकार से अब उस अनाताहन आइलैंड में सिर्फ़ 2 प्राणी रह गए थे। यदि जंगली जानवर रहे होंगे तो उनको छोड़ दिया जाए, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ काजुको और उनके पति का बॉस मासामी ही उस जगह पर रह रहे थे। इधर बहुत ज़्यादा युद्ध का स्तर बढ़ गया था, लड़ाइयाँ तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। इसलिए लोगों का एक दूसरे जगह तक आना-जाना लगभग नामुमकिन हो गया था। इधर सोची अपनी बहन से मिलने के लिए दूसरे आइलैंड पे जा चुका था, लेकिन युद्ध बढ़ जाने के कारण वो अपनी पत्नी के पास में वापस नहीं आ पाता है और समय धीरे-धीरे निकलता जा रहा था। अब जो दिन है वो सप्ते में बदली हो जा रहे थे और सप्ताह जो है महीने में तब्दील हो रही थी। ऐसे करते-करते महीनों और साल गुजरने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में इन दोनों के बीच में प्यार पनप जाता है, एक लगाव शुरू हो जाता है। अब ये 2 लोग ही उस आइलैंड में एक दूसरे के दुख और सुख के साथी बन कर के रह जाते हैं। अब चूँकि उस दौर में कोई भी कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं थी कि बाहर क्या घटना घट रही है वो आज के जैसे आसानी से मालूम हो जाए। इसलिए ये दोनों ही उस अकेले सुनसान आइलैंड में अपना जीवन बिताने लग जाते हैं। अब हाल ये हो गया था कि काजुको सोची से जिस वक़्त शादी की थी और उनका जो शादीशुदा ज़िंदगी, वैवाहिक ज़िंदगी जितने समय एक-दूसरे के साथ बीता, उससे कहीं ज़्यादा समय अब मासामी के साथ बीत रहा था। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर दोनों एक-दूसरे के बहुत करीब थे। ऐसे करते-करते 1944 का साल आ जाता है। 12 जून 1944 को एक जापानी नौसेना का जहाज कुछ सामान लेकर के अनाताहन आइलैंड की ओर से होते हुए साइपोन की ओर जा रहा था कि तभी अमेरिकी जहाज द्वारा उस पर हमला कर दिया जाता है और वो जहाज डूब जाता है। उस पर सवार कुछ सैनिक मारे जाते हैं और उनमें से 31 सैनिक किसी प्रकार अपनी जान बचा करके आखिरी के एक बोट में सवार होकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि वे लोग कम उम्र के थे, जिनमें 16 से 20 साल की उम्र के सैनिक थे। उनमें ताकत थी, वे स्वस्थ थे, इसीलिए किसी प्रकार अपनी जान को बचाने के लिए तैरते हुए और उस बोट का सहारा लेते हुए अनाताहन आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। चूंकि ये अनाताहन आइलैंड काफ़ी छोटा था, इसलिए बहुत जल्द ही इन 31 सैनिकों की मुलाकात, सामना वहां पहले से रह रहे काजुको और मासामी से हो जाती है। अब जैसे ही 31 सैनिक जो नौजवान थे, वे लोग काजुको को देखते हैं, तो उस पर फ़िदा हो जाते हैं, क्योंकि वो थी ही इतनी खूबसूरत। मसामी जो है, वो उन सैनिकों के वर्दी को ही देखकर पहचान लेता है कि ये जापानी सैनिक है, इसलिए उनसे अच्छी दोस्ती हो जाती है और वे सारे लोग उस आइलैंड में रहने लग जाते हैं। अब यहाँ पर भी धीरे-धीरे समय बीत रहा था, तभी उन सैनिकों को पता चलता है कि ये जो मसामी है, वो दरअसल काजुको का पति नहीं है। शुरुआत में इन लोगों को लग रहा था कि उनका पति हो सकता है, लेकिन जैसे ही समय बीतता है, तो उनके सामने ये खुलासा हो जाता है और उनको ये भी पता लगता है कि उनका पति काजुको को छोड़ करके दूसरे आइलैंड चला गया है। ये जानकारी जैसे ही इनके सामने आती है, तो 31 के 31 सैनिकों के दिल में काजुको के प्रति प्यार पनपने लगता है और सभी लोग चाहते हैं कि काजुको को वे लोग हासिल कर लें। लेकिन यहाँ पर विडंबना ये थी कि 31 लोगों के आने से पहले काजुको और मसामी एक दूसरे के प्रति झुकाव बना चुके थे। एक दूसरे के प्रति उनका लगाव बना हुआ था। इसलिए ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। फिर भी इन 31 लोगों ने मसामी से कहा कि क्यों ना तुम दोनों शादी कर लो। इस प्रकार से उनके बीच ये बातें सामने रखी जाती है। इधर काजुको और मसामी भी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि मसामी को पता था कि काजुको का पति दूसरे आइलैंड गया है, वो कभी भी वापस आ सकता है। लेकिन दूसरी ओर इतने साल बीत जाने के बाद भी उसका पति उसकी हाल खबर के लिए अभी तक नहीं आया। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना इन 31 लोगों के सामने
झूठे शादी का ढोंग रचा जाए और जैसी जिंदगी कट रही है काटा जाए। और उन लोगों ने ऐसा ही किया। लेकिन समय के साथ इन 31 लोगों के बीच में भी काजुको को पाने की जो लालसा थी वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उस पूरे आइलैंड में सिर्फ एक ही महिला थी और हर कोई चाहता था कि वो महिला उसे हासिल हो, क्योंकि सारे 31 जो पुरुष थे उन्हें भी महिलाओं की आवश्यकता थी, जो कि पूरा नहीं हो पा रहा था। कि तभी इन लोगों के बीच में एक जबरदस्त ट्विस्ट आ जाता है। और वो ट्विस्ट ऐसा था कि उस पूरे आइलैंड में जो अब तक काफ़ी शांत थी, लोग एक दूसरे को समझ पा रहे थे, वहाँ पर अराजकता फैल जाती है। वहाँ पर एक अलग ही माहौल क्रिएट हो जाता है। यदि आप यहाँ तक पहुँच करके हमारी इस ऑडियो पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, तो हमारा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल में नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएँ। और जो लोग पुराने हैं, वे लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें। तो चलिए आते हैं अपनी कहानी में। 1944 से लेकर के अब 1946 का समय आ जाता है, मतलब 2 साल बीत चुके थे। अगस्त महीने के उस साल में उसी अनाताहन आइलैंड की ऊपर से हो करके एक अमेरिकी जेट प्लेन गुजर रहा था और एक्सीडेंटली उस जहाज से 5 बंदूकें और 70 राउंड की गोलियां उसी आइलैंड में गिर जाती है। चूंकि वो आइलैंड काफ़ी छोटा था, इसलिए वहाँ रह रहे 31 लोगों में से 2 लोगों के हाथ में 2 बंदूक और कुछ गोलियां हाथ लग जाती है। अब जैसे ही इनके हाथ में बंदूक और गोलियां आ जाती है, अब ये लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझने लगते हैं। अब होता ये है कि जो कोई भी काजुको को पाने की इच्छा रखता है और जो लोग उनके करीब जाता है, तो उन्हें इन्हीं बंदूकों का हवाला दे करके डरा दिया जाता है। अब जो डराने धमकाने की बात थी वो काफ़ी पुरानी हो जा रही थी। अब वहाँ पर एक नया माहौल बन गया था। अब जो कोई भी काजुको को पाने की कोशिश करता, उसके नज़दीक जाता, उसकी हत्या हो जा रही थी। कुछ हत्याएँ होती है, सभी को पता था कि ये हत्याएं उसी बंदूक से हो रही है, लेकिन कौन कर रहा है या नहीं पता था, क्योंकि जिनके हाथ भी वो बंदूक और गोलियां लगती, वही वहां पर सर्वे सर्वा बन करके राज कर रहा था। अब कुछ हत्याएं होने के बाद उन लोगों ने एक साथ बैठक करके यह डिसाइड किया कि ऐसे तो नहीं चलेगा। इधर काजुको का भी झुकाव उन सैनिकों के प्रति लगा हुआ था, इसलिए सारे लोग मिल कर के एक ही डिसाइड करते हैं कि अब हत्याएं नहीं होगी। लेकिन ये कब तक चलता? जिनके हाथ बंदूकें लगती, वो अपने प्रतिद्वंदी या जो काजुके के नज़दीक जाने वाला व्यक्ति होता, उसकी हत्या हो जा रही थी। ऐसे करते-करते 11 हत्या हो चुकी थी। अब जब 11 हत्याएँ हो चुकी, तब इन लोगों ने बैठ करके फिर से कुछ निर्णय लेने की सोची। इस वक्त काजुको को उस जगह से अलग रखा गया था। अब यहाँ बैठे लोगों ने यही डिसीजन लिया कि यहाँ जो कुछ भी घटनाएं घट रही है, उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, और वो कारण है काजुको। यदि हमारे बीच में जब तक काजुको रहेगी, तब तक ये हत्याएं होती रहेगी। इसलिए सारे लोग मिलकर के ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना हम लोग मिलकर के काजुको को ही खत्म कर दें, ताकि यहाँ पर शांति कायम रह सके। और उन लोगों ने ऐसा ही सोचा और प्लान किया। लेकिन इन बचे हुए सैनिकों के बीच में से ही एक सैनिक, जो काजुको को बहुत अधिक चाहता था, पसंद करता था, इसलिए उसने चुपचाप से यह बात काजुको को बतला दी। अब जैसे काजुको ये सब बातें सुनती है, वो चौंक जाती है और अपने बचाव के लिए उस आइलैंड से बाहर निकलने की सोचती है। इधर जो युद्ध है वो समाप्त हो चुका था, इसलिए उसी दौरान वो आइलैंड के किनारे आती है और वहां से
कुछ पानी जहाज को देखती है और उन्हीं जहाज़ों के सहारे वो वापस जापान पहुँच जाती है। इसी दौरान जैसे ही इन लोगों को पता चलता है कि काजुको अब आइलैंड छोड़ कर के चली गई है, तो वे लोग राहत की साँस लेते हैं और इसी बीच में उनके बीच उस आइलैंड में जहाज के द्वारा बहुत सारे चिट्ठियां नीचे गिराई जा रही थी, जिसमें लिखा था कि युद्ध समाप्त हो चुका है, अब आप लोग अपने अपने घरों को वापस लौट सकते हैं। इस प्रकार की चिट्ठियां गिराई जा रही थी, तो ये जो सैनिक थे वे लोग यही समझते हैं कि कहीं ये ट्रैप ना हो, कि हम लोगों को इस चिट्ठियों के सहारे बाहर निकाला जाए और फिर हमें भी मार डाला जाए। इसलिए वे लोग डर से बाहर नहीं निकल रहे थे। उन्हीं पेड़ों, उन्हीं झाड़ियों और उन्हीं जगहों में छुप करके रह रहे थे। धीरे-धीरे करके ये चीज़ जो चिट्ठियाँ गिराने वाली घटना है वो बढ़ती जाती है और फिर एक दिन इसी प्रकार से जब चिट्ठियाँ गिराई गई तो वहाँ रह रहे एक सैनिक को एक चिट्ठी मिलती है और जैसे ही उस चिट्ठी को पढ़ता है और उसे देखता है तो उस पर लिखी चिट्ठी की जो हैंडराइटिंग है उसे वो पहचान लेता है और वो साफ तौर पे अपने जितने भी सैनिक दोस्त हैं उनसे कहता है कि ये मेरी पत्नी के द्वारा लिखी गई चिट्ठी है। इस प्रकार से वे लोग समझ जाते हैं कि अब युद्ध समाप्त हो चुका है। अब उन्हें अपने-अपने घरों को लौटना चाहिए। इधर काजुको जापान पहुँचने के बाद वहाँ फँसे हुए लोगों के बारे में जानकारी देती है और फिर वहाँ पर एक मदद के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है और बचे हुए सैनिकों को वहाँ से निकाल कर के जापान लाया जाता है। अब यहाँ आने के बाद में एक नई ट्विस्ट शुरू होती है। जैसे ही ये सैनिक जापान लौटते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि कइयों की पत्नियाँ जो है, वो दूसरी शादी कर चुकी हैं। कारण कि युद्ध समाप्त होने के बाद में उनके जो सैनिक पति है, वापस नहीं आ रहे थे। इस कारण से वे लोग उसे मृत समझ कर के दूसरी शादियाँ कर ली। कइयों के दूसरे पति के बच्चे भी हैं। ऐसी स्थितियों का उन सैनिकों को सामना करना पड़ा। इधर काजुको के साथ भी ऐसा ही होता है। जब वो जापान पहुंचती है, तो वो अपने पति को ढूंढने लग जाती है। तब उसे पता चलता है कि उसका पति सोची ने भी दूसरी शादी कर ली है। क्योंकि इन लोगों को लग रहा था कि अनाताहन आइलैंड में भी बमबारी की वजह से वहां रह रहे लोगों की हत्या हो चुकी है। वे लोग मर चुके हैं। इस कारण ये लोग अपना आगे की जिंदगी जीने के लिए दूसरी शादियां कर चुके थे। इधर काजुको ने भी अपने इंटरव्यू में बतलाया कि किस प्रकार वो 1939 में उस आइलैंड में पहुंची थी और इन पिछले 7 सालों में उनके साथ क्या-क्या घटनाएं घटी। यहाँ तक कि 11 लोगों की हत्याएं क्यों और कैसे हुई। अब ये सभी चीज़ें लोग सुन रहे थे, लोग जान रहे थे और सारे के सारे लोग अब इन्हीं घटनाओं को लेकर के अलर्ट हो चुके थे। उन लोगों का मानना था कि किस प्रकार से एक आइलैंड में 2 बंदूक और कुछ गोलियां आने से वहां अराजकता फैल जाती है। वहां पर जो शांति थी वो भंग हो चुकी थी और किस प्रकार से एक महिला और पुरुष के जो अनुपात हैं वो बराबर या अनुपात में नहीं होने की वजह से वहां किस प्रकार से घटनाएं घट रही थी। ये सब कहानी सामने आने के बाद पूरी दुनिया हतप्रभ थी कि किस प्रकार से ये अजीबो-गरीब घटनाएँ घटी थी। अब इन्हीं घटनाओं पर आधारित कहानियाँ लोगों के बीच में प्रचलित हो चुकी थी और सभी लोग इसे सुन कर के, इसे जान कर के हतप्रभ थे। अब इन कहानियों पर आधारित फ़िल्में भी बनाई गई, कुछ नाटक भी मंचन किए गए और बहुत सारी किताबें भी लिखी गई। आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने बहुमूल्य विचार कमेंट्स में आकर के ज़रूर से करें और हाँ, लाइक शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार की कहानी सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और फिर आपसे दोबारा मिलते हैं कुछ और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।